तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के निकाय चुनाव में सुबह से ही कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। पंजाब की तरह ही गुजरात में भी सभी सीटों पर बुरी तरह से हारेगी भाजपा। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से करेगी एआईएमआईएम गठबंधन, भाजपा को हराएगी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, केरल में उठी अलग मुस्लिम राज्य बनाने की मांग, भाजपा के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने किया ऐलान आंदोलन छोड़ गेहूं काटने नहीं जाएंगे देश के किसान, किसानों ने बना ली है अगले की रणनीति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला, बाल बाल बच्ची जान। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बुरी तरह से पीटा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या के संतों ने शबनम की फांसी को माफ करने की राष्ट्रपति से की है मांग। कहा पुराणों में महिला की जगह पुरुषों से है ऊपर, इसलिए मोदी अमित शाह शबनम की फांसी को करें माफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया बाहरी मुख्यमंत्री। कहा इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को कर दिया है बर्बाद। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के निकाय चुनाव में सभी सीटों पर बुरी तरह से हारेगी भाजपा। गुजरात में वोटिंग शुरू, पूरे परिवार के साथ अमित शाह ने भी डाला वोट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से पंजाब में निकाय चुनाव हुए थे और सभी 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हारी थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में भी 6 नगर निगमों में आज चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव में वोटिंग के जरिए इस बार फिर से कांग्रेस को जबरदस्त शुरू से ही बढ़त मिली है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के निकाय चुनाव में शुरू से ही मतदान शुरू हो गया है और शुरू से ही कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के समर्थन में की जा रही वोटिंग से बीजेपी परेशान हुई। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भी वोट अहमदाबाद में डाला। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद में वोट डाला। वहीं आपको बता दें कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम चुनाव को आज वोटिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विजय रूपाणी की आज भाजपा परीक्षा लेगी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह से वोटिंग हो रही है उस तरह से भाजपा इस बार फिर से बुरी तरह से गुजरात में हारने वाली है और कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और कांग्रेस पंजाब की तरह ही गुजरात के निकाय चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी करेंगे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन। 25 फरवरी को ओवैसी होंगे बंगाल के लिए रवाना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल में चुनाव लड़ने का असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अभी तक बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। वहीं आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 25 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बंगाल दौरे पर जाने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर वह 25 फरवरी को जाने वाले हैं और 25 फरवरी को कांग्रेस के साथ वह बैठक करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेगी और पश्चिम बंगाल में 25 फरवरी को ओवैसी और उनके कई नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 25 फरवरी को एआईएमआईएम और कांग्रेस आपस में गठबंधन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को ऑफर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी ने यह कदम उठाया है और असदुद्दीन ओवैसी ने इसका ऐलान भी किया है कि वह 25 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने जा रहे हैं, जिससे भाजपा और ममता बनर्जी
एनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, केरल में उठी अलग राज्य बनाने की मांग। मुस्लिम बोले अब हमें मालाबार को इस्लामिक राज्य का दिया जाए दर्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह की केरल से मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि केरल के मुस्लिम संगठनों ने केरल में एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की मोदी सरकार से मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोपला विद्रोह की 100वीं बरसी पर केरल से ही मुस्लिम बहुल मालाबार को राज्य से अलग कर नए राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग उठी है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन समर्थित समस्त केरल सुन्नी स्टूडेंट फेडरल ने ये मांग की है। अगर मालाबार को अलग राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है तो तेलंगाना की तरह मुस्लिम संगठन केरल में आंदोलन चलाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि SKSSF के मुखपत्र सत्यधारा के संपादक अनवर सादिक फैजी की अलग मालाबार राज्य की मांग से राज्य में सियासत तापमान उठ चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बीजेपी के निशाने पर आने वाले केरल सरकार के लिए ये नया संकट सामने खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि केरल के मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि मोदी सरकार केरल से एक अलग राज्य मालाबार बनाए जो मुस्लिम संगठनों द्वारा संचालित होगा। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब केरल में एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की मुस्लिम संगठनों ने मांग कर दी है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, आंदोलन छोड़ गेहूं काटने नहीं जाएंगे किसान, हमने बना ली है अगले की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि कृषि कानून की वापसी और MSP पर कानून बनने से पहले आंदोलन किसी सूरत में खत्म नहीं होगा। शनिवार को टिकैत ने कहा कि सरकार और उससे जुड़े लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि किसान अब धरने से वापस गांव लौट रहे हैं। वहीं सरकार ये भी सोच रही है कि गेहूं की फसल अब पकने लगी है तो किसान फसल काटने को घर लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सोच रही है कि फसल आ जाएगी तो किसान घर वापस लौट जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर कमजोर पड़ जाएगा। अब राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ऐसा सोच रही है तो उसकी सोच एकदम बेकार है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोग किसान लगातार धरने में शामिल रहेंगे और कुछ लोग उनके खेतों के गेहूं काटेंगे, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में किसान आग भी लगा देंगे, लेकिन धरना स्थल पर किसान कमजोर नहीं पड़ेंगे जब तक कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला, जमकर हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपाओं के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और जगह जगह पर भाजपा नेता बुरी तरह से पिट रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भी जान जोखिम में डली हुई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शनिवार को बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ है। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। भाजपा राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही और आरोप लगाया है भाजपा ने कि राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसे निशाना बना लिया। वहीं आपको बता दें कि इसमें कई भाजपा के नेता बुरी तरह से घायल हुए हैं और कम से कम 50 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता दिलीप घोष की कार को भी तोड़ दिया गया है और उनके भी कई चोटें आई हैं और बाल बाल उनकी जान बची है। तो किस तरह से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता सहित भाजपा नेता पश्चिम बंगाल में पिट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने इस हमले का टीएमसी पर आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब अयोध्या के संतों ने शबनम की फांसी को माफ करने की मोदी सरकार से की है मांग। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में वामन खेड़ी कांड में दोषी शबनम की फांसी की संभावनाओं के बीच उनके बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई। शबनम के बेटे ताज ने बताया कि मेरी राष्ट्रपति जी से अपील है कि मेरी मां को फांसी ना दें, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब अयोध्या के परमहंस दास चाहते हैं कि शबनम की फांसी की सजा टाल दी जाए, उसे माफ कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के संत परमहंस दास का कहना है कि महिला की जगह वेदों और पुराणों में भी पुरुषों से 1000 गुना
ज्यादा है। उनका कहना है कि हिंदू धर्माचार्य होने के नाते वह राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि शबनम की दया याचिका स्वीकार की जाए और उसकी फांसी की सजा माफ की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अयोध्या के साधु संत शबनम के साथ खड़े हो गए हैं और उनकी फांसी की सजा टालने की राष्ट्रपति से गुजारिश कर रहे हैं। देखते हैं कि राष्ट्रपति इस सजा को माफ करते हैं या फिर शबनम को फांसी दी जाएगी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया बाहरी मुख्यमंत्री, कहा इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वह दूसरे प्रदेश से यहां पर आए हैं, लेकिन फिर भी यहां की जनता ने उन्हें स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश की जनता को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अखिलेश ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए हैं उनकी सरकार भी यहां के लोगों ने बनाई, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और लगातार उत्तर प्रदेश में हत्या रेप के कांड बढ़ रहे हैं। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार, रेप और हत्या की घटनाएं भी बढ़ी हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागालैंड विधानसभा में 58 साल के बाद पहली बार बजा राष्ट्रगान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागालैंड विधानसभा में 7वां सत्र शुरू होने से पहले एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। दरअसल यहां राज्य गठन के 58 साल बाद पहली बार विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान का उद्घोष किया गया है। बताया जा रहा है कि नागालैंड में 12 फरवरी को 13वीं विधानसभा के 7वें सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आज तक नागालैंड की विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया है और ना ही किसी व्यक्ति ने बजाने की कोशिश की, लेकिन 58 साल बाद पहली बार नागालैंड की विधानसभा में राष्ट्रगान बजा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा वोटों के लिए हिंदुओं को बेवकूफ और ब्लैकमेल कर रही है बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी के सबसे पुराने बाजार चांदनी चौक में रातों रात हनुमान मंदिर बन गया, जिसके बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। शनिवार की दोपहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए चांदनी चौक के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूजा पाठ के बाद आम लोगों को प्रसाद भी बांटा। मौके पर जब दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल से बीजेपी के लोग को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व क्या है। दरअसल हिंदुत्व को बेवकूफ बनाकर ब्लैकमेल करके वोट लेने का नाम हिंदुत्व है और बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी को हिंदुओं की चिंता नहीं, बिल्कुल भी। कांग्रेस भी हिंदू है और हमें बीजेपी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस ने ये गंभीर आरोप आज भाजपा पर लगाए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की 20 किसानों की तस्वीर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 20 किसानों की ऐसी तस्वीर जारी की है जो 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में कथित रूप से शामिल थे। फेस एनालिस्ट वीडियो तकनीक के जरिए 20 किसानों की पहचान दिल्ली पुलिस ने की है, जिन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा फैलाई थी, जिसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी किसान की भी मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में अब तक 152 किसानों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि अब ये 20 लोगों को भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से दिल्ली पुलिस किसानों के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर